हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड। हिंदी की पहली जो कविता है चांदनी रात, वह अब हम देख रहे हैं। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। शिव अनुजा नाम से यह चैनल है और इसमें मैंने 6th 7th 8th और 9th यहाँ तक कि 10th के भी लेसन्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए हुए हैं हिंदी के मोस्टली, और अदर सब्जेक्ट्स भी दिए हैं। तो प्लीज़ आप फॉलो कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चांदनी रात इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। उनका यहाँ पर परिचय दिया है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव, जो कि झांसी में है, वहाँ हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 12 दिसंबर 1964 को। मैथिली शरण गुप्त बहुत ही फेमस ऐसे कवि माने जाते हैं और उन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी हैं उसमें उन्होंने हमेशा इंसान की संवेदनाएं या फिर उनके इमोशंस को बहुत उजागर किया है। नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत उनकी जो कविताएं होती हैं, मतलब हमेशा उन्होंने नारी के प्रति दया, ऐसी भावनाओं वाली कविताएं लिखी हुई हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ मतलब उनके जो भी उन्होंने लिखा है उसमें है साकेत, जो एक महाकाव्य है, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती खंड काव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक भी लिखे हैं। मतलब महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक, इस तरह की लेखन उन्होंने किया हुआ है। इस कविता में कवि ने हमें क्या बताया है, तो खंड काव्य जो है यह उसमें से लिया गया है। इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं प्राप्त होता। मतलब यहाँ पर एक ही घटना को उन्होंने अलग अलग तरीके से दिखाया हुआ है। तो यह जो अंश है पंचवटी इस खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। तो पंचवटी यह एक खंड काव्य उन्होंने लिखा है, उसमें से लिया हुआ यह एक पार्ट है और उसमें उन्होंने चांदनी रात का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। चांदनी रात हम सभी को समझ में आती है जहाँ जब पूर्ण चंद्र होता है और आकाश में पूरी तरह से चांदनी यानी तारे बिछे हुए रहते हैं, तो उस समय का जो सुंदर दृश्य है उसके बारे में कवि ने हमें यहाँ पर बताया हुआ है। चलिए हम देखते हैं। पहला जो स्टैंजा है, पहला जो भाग है वो हम देखेंगे। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। सुंदर पंक्तियां हैं। चारू चंद्र मतलब सुंदर ऐसा चंद्रमा है, उसकी किरणें किस तरह लग रही हैं, चंचल लग रही है। देखिए इसमें वास्तविकता नहीं है लेकिन कवि की भावनाएं, कि कवि ने कितनी सुंदर भावनाएं दिखाई हैं कि सुंदर सा चंद्र है और उसकी किरणें भी चंचल हैं, खेल रही हैं जल थल में। ऐसा लग रहा है मानो वो चंचल किरणें क्या कर रही हैं कि जल में और थल में, जल मतलब पानी में और थल मतलब जमीन पे, दोनों जगह वह खेल रही हैं। वास्तविकता है क्या ये? नहीं, लेकिन एक भावना, एक कल्पना कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत की है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। और जो चांदनी है, चांदनी मतलब सुंदर ऐसे तारे जो हैं और चांद का जो प्रकाश है वो पूरे आकाश में सुंदर रूप से फैला हुआ है। अंबर मतलब आकाश में और अवनी मतलब धरती पे। जो भी रात का, चांदनी रात का जो प्रकाश होता है वह सुंदरता से हमें आकाश और धरती दोनों पे दिखाई देता है। तो यह कविता की पंक्तियां हैं। आगे हम देखेंगे। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ कवि ने सुंदर ऐसी पंक्तियाँ लिखी हैं कि पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक मतलब खुशी। धरती क्या प्रकट कर रही है? खुशी प्रकट कर रही है। किस तरह से? हरित तृणों की नोकों से, कि जो धरती पे सुंदर सुंदर हरी घास है, हरे जो क्या बोलते हैं हम, हरे हरे जो फसलें लगी हुई हैं हरियाली से, और उन घास के जो नोक है, मतलब हर लहलहाती जो फसलें हैं, लहलहाते जो हरे घास है, वह ऐसे दिखा रहे हैं जैसे धरती बहुत ही खुश है और मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो सिर्फ
फसलें ही, धरती अपना जो खुशी सिर्फ फसलों के द्वारा, घास, हरी हरी घास के द्वारा, हरियाली के द्वारा ही नहीं प्रकट कर रही है, बल्कि जो वृक्ष भी लगे हुए हैं, जो पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, वह भी इस तरह हिल डुल रहे हैं मंद हवा में, मानो वो बहुत खुश हों। तो यहाँ पर धरती की खुशी को कवि ने कल्पना के रूप में बताया है कि ऐसा लग रहा है जैसे धरती अपनी खुशी फसलों को और घास को लहलहाते हुए प्रकट कर रही है, और उसी अंदाज में जो पेड़ पौधे हैं वह भी मंद हवा के झोंकों में, पवन मतलब हरी धीमे धीमे चलने वाली जो हवा है वह, उनके झोंकों में भी तरू मतलब जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ हैं, वह भी हिल रहे हैं, झूम रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। सुंदर लाइन है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, मतलब जो चांदनी है वो इतनी स्वच्छ दिखाई दे रही, मतलब आकाश पूरी तरह से साफ है, इसलिए वो चांदनी जो है वो हमें बहुत ही स्वच्छ दिखाई, अच्छी तरह से दिखाई दे रही है क्या ही निस्तब्ध निशा, और जो निशा मतलब रात्र है वो भी निस्तब्ध है, निस्तब्ध मतलब बिल्कुल शांत है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। और इतनी सुंदर स्वच्छ जो चांदनी बिछी हुई है, मतलब जो स्वच्छता आकाश में दिखाई दे रही, स्वच्छ वातावरण है, सुंदर वातावरण है, रात भी एकदम सुंदर लग रही है, और ऐसे समय में एक सुंदर सी गंध जो है पूरे वातावरण में फैली हुई है। ऐसे सुंदर माहौल में कोई भी दिशा निरानंद मतलब बिना आनंद के कैसे रह सकती है, ऐसा कवि कह रहे हैं कि जब चारों तरफ सुंदरता बिखरी हुई हो, ऐसे समय में कौन निरानंद रह सकता है, कौन दिशा मतलब कोई भी दिशा निरानंद मतलब बिल्कुल भी दुखी नहीं रह सकती, बल्कि वह आनंद में ही रहेगी। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो रात हो चुकी है, सुंदर चांदनी बिछी हुई है, लेकिन अब इतनी शांतता में भी नियति नटी के कार्यकलाप, मतलब नियति मतलब प्रकृति के पूरे जो, और नियति मतलब प्रकृति और जो समय है उसके जो अपने काम है वो अपने आप चल रहे हैं। इतनी शांतता सब दूर है, लेकिन फिर भी रात में भी उनके सारे काम चल रहे हैं। पर कैसे, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, मतलब सारे काम हो रहे हैं लेकिन एकांत होकर, एकांत पूरा वातावरण है और उसमें शांति से और चुपचाप से इनके प्रकृति के सभी कार्यकलाप चल रहे हैं। जैसे कि हम रात में देखते हैं ना, कभी कभी आधी रात में अचानक नींद खुलती है, या कहीं हम सफ़र पे जाते हैं तब भी हमें ऐसा कोई समय रहता है, तब हम देखते हैं कि कितना सुंदरता से सब दूर हमें हवा, हल्की हवा चलती हुई समझ में आएगी, या फिर जैसे भी, मतलब रात का समय शांत रहता है लेकिन सब दूर हमें कैसा लगता है, जैसे नहीं नहीं प्रकृति अभी भी अपना कुछ काम कर रही है, ऐसा हमें महसूस होता है। और यही भाव कवि ने यहाँ पर दिखाए हैं। आगे देखेंगे। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर। देखिए यहाँ कितनी सुंदर कल्पना कवि ने की है कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। अब हम रात में सब सो जाते हैं, तो उस समय ये जो वसुंधरा है मतलब धरती है, वो क्या बिखेर देती है, मोती। मतलब जब हम सुबह सुबह उठते हैं ना, तो देखना कि हमें घास के पत्तों पे, फूल के पौधों के पत्तों पे, या हर पौधों के पत्तों पे हमें ओस की बूंदें दिखाई देती हैं। तो इतनी सुंदर कल्पना से कवि ने बताया है कि वसुंधरा मतलब जो पृथ्वी है, धरती माता है, वो क्या करती है कि जब सब सो जाते हैं तो सब दूर जो ओस रूपी मोती हैं वो बिखेर देती है चारों ओर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और सुबह हम क्या देखते हैं कि जब सूरज निकल आता, रवि मतलब सूर्य, सूर्य जब निकल आता है तो सवेरा होने पर उसकी जो किरणें होती हैं वह इन मोतियों को क्या लगता है, मानो समेट रही हो, मतलब ओस की बूंदें उस समय सूख जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि सूर्य सुबह उठकर उन मोतियों को बटोर लेता है। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और जब शाम होने लगती है, मतलब जब सूर्य ढलने को आता है, तो वह क्या दे जाता है, संध्या होता, हम जो शाम का समय होता है उसे संध्या का समय कहते हैं।
तो यहाँ सुंदर कल्पना कवि ने बताई है कि जब यह शाम होने वाली थी, सूरज ढलने वाला होता है, तो वो क्या करता है, शांत भाव से जो आराम है वो संध्या को दे जाता है। विरामदायिनी अपनी अपनी जो भी अपना जो भी आराम करने का समय है वो किसको दे के जाता है, संध्या को। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और संध्या का समय हम क्या देखते हैं, हल्का हल्का वातावरण कैसा हो जाता है, शाम रंग, शाम मतलब हल्का सा ग्रे कलर, हल्का सा सांवला कलर, है ना, पूरी तरफ फैल जाता है। ऐसा लगता है जैसे संध्या को उसने एक नया सा सूर्य ने रूप दिया हो। मतलब शाम ऐसी हमें लगती है जैसे सुंदर शाम रूप में वह ढल रही हो। तो इस तरह का वातावरण शाम को छा जाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। तो यह जो हमने पहले ही देखा है कि कवि ने यह जो अंश कविता का दिया है हमें, वह कहाँ से दिया है, पंचवटी खंड काव्य से। तो उसमें ये पंचवटी क्या जो सुंदर वातावरण का वर्णन है वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जब राम लक्ष्मण और सीता जी जब वनवास के समय में यहाँ पर रुके थे पंचवटी के पास, तो उस समय जब रात में श्री राम और माता सीता जब विश्राम कर रहे होते थे, तो लक्ष्मण जी विश्राम नहीं करते थे। वह अपने भाई और अपनी भाभी जी की रखवाली के लिए पूरे समय में बाहर जो है एक मतलब पहरा जिस तरह देते हैं उस तरह से वह जागते रहते थे। तो ये पंचवटी की वही वर्णन, जो पंचवटी का जो वर्णन है रात का यहाँ पर दिया हुआ है कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। तो पंचवटी जो बनी हुई है वहाँ पर एक सुंदर ऐसी कुटिया है जहाँ पर श्री राम जी और सीता जी हैं। यह वर्णन उस समय का किया गया है और उसी भावनाओं को कवि ने हमें यहाँ पहुँचाया है कि इतने सुंदर वातावरण में एक स्वच्छ शिला पर, शिला मतलब एक जो चट्टान होती है, एक पत्थर होता है, ऐसी एक स्वच्छ जो पत्थर एक शिला है, उस पर कौन ऐसा खड़ा हुआ है, धीर वीर निर्भीक मना, जो बहुत धीर है, बहुत साहसी है और जो निर्भय है। ऐसे मन वाला युवक कौन खड़ा है। तो निश्चय ही किसके बारे में यह वर्णन बताया है, लक्ष्मण जी के बारे में, क्योंकि वह बहुत धीर, बहुत साहसी और बहुत निर्भय ऐसे वीर हैं। तो जिनकी आज भी हम मतलब जिनकी पूजा करते समय आज भी हम इन्हें याद करते हैं कि वो किस तरह के पुरुष हैं। तो उनके बारे में यह वर्णन यहाँ पर किया हुआ है कि पंचवटी की छाया में जहाँ सुंदर ऐसी कुटीर है, कुटिया है, तो उसके बाहर एक सुंदर ऐसी स्वच्छ शिला पर, स्वच्छ ऐसे जो चट्टान है उस पर निर्भीक होकर दृढ़ निश्चय से कौन खड़ा है। जाग रहा यह कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो ऐसे सुंदर वातावरण में कुटिया के बाहर कौन ऐसा व्यक्ति जो खड़ा है, जो धनुर्धर भी है, बहुत अच्छा धनुर्धर माना जाता है, जबकि भुवन भर सोता है, मतलब सारा जग जिस समय सो रहा है, ऐसा एक कुसुमा युद्ध योगी, मतलब हमेशा युद्ध जीतने वाला ऐसा एक योगी जिसने बहुत साधना की है युद्ध के लिए, ऐसा कोई योगी वहाँ पर दृष्टिगत होता है। ऐसा लगता है, दिखाई देता है कि ऐसा धीर वीर निर्भीक और जो युद्ध में पूरी तरह से परायण हो, ऐसा एक योगी, सच में वह योगी के रूप में ही लक्ष्मण जी ने अपने जो जीवन श्री राम जी के साथ काटा, उसी के बारे में, उनके वनवास के समय के बारे में जो उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, उसके बारे में यहाँ पर हमें कवि ने वर्णन करके सुनाया है। तो ये बहुत सुंदर ऐसी कविता है, पंचवटी इस खंड काव्य से ली है और यहाँ पर हमने यहाँ देखा हुआ है इस कविता को। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।